हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और सीडीपी की आपकी जो श्रृंखला चलाई जा रही है, इस श्रृंखला को एक कदम और आगे की ओर बढ़ाते हुए वर्ष 2023 का अगस्त का सेट ए आज हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्या खास मिलने वाला है, तो यहाँ पर हम करते हैं PYQ क्वेश्चन, साथ ही साथ करते हैं प्रिपरेशन और उसके साथ में होती है हमारी बेहतरीन प्रैक्टिस। तो तीनों कामों को एक साथ करने के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और मेरी सफलता का राज है जो मैंने सीटेट में एक बार नहीं लगातार क्या किया है कि 30 में 30 अंक प्राप्त किए हैं सीडीपी में, और उसका मूल मंत्र था कि मैंने PYQ की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की। तो अगर आप बिगनर्स हैं और साथ ही साथ अगर आप 1-2 नंबर से अटक जाते हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप चैनल से जुड़ जाइए और यकीन मानिए कि यहाँ से तैयारी करने के बाद, और सिर्फ मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ, अगर आप 15 डेज़ भी पूरा अपना समय लगा करके PYQ अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं विद एक्सप्लेनेशन, तो आपका सीटेट बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। क्योंकि मैंने खुद से 15 दिन में ओनली फॉर PYQ को अच्छी तरीके से समझ के सॉल्व करके अपने सीटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 100+ क्वेश्चन से क्लियर किया था। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है वह है कि एक 1 सेकेंड, डिस्ग्राफिया के बारे में कहा गया है कि यह ऑप्शन संख्या एक भाषा विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। नंबर 2 है एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। नंबर 3 है एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। नंबर 4 है एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो हमें डिस्ग्राफिया के बारे में बताना है, और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है उससे संबंधित बनने वाले प्रश्नों के लिए। तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया आपसे पूछा गया है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि यदि डिस्कैल्कुलिया पूछा जाए तो डिस्कैल्कुलिया में आपका गणित का विकार हो जाता है। वहीं अगर आपसे डिसलेक्सिया पूछा जाए तो डिसलेक्सिया में आपके पठन विकार से संबंधित हो जाता है। मॉर्फिया पूछा जाए तो इसमें अपने ही अंगों को छोटा समझ लेना, इस प्रकार का विकार हो जाता है। और यहाँ पर जो बात की जा रही है डिस्ग्राफिया की, ग्राफ आपका क्या होता है, लिखित होता है, बनाया जाता है। तो आप इस चीज़ से रिलेट करके हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो ये एक प्रकार का आपका कैसा होगा, लिखित विकार होगा। और जो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, यानी कि एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई। तो लेखन से संबंधित क्या है, अक्षर को बनाने में कठिनाई। ऑप्शन संख्या 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। तो जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षित करने के लिए हम एक उपागम का प्रयोग करते हैं जो उन्हें तीव्र गति से पाठ्यचर्या को आगे बढ़ाने में मदद करता है। उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन संख्या 1 है विभेदन निर्देशन, ऑप्शन संख्या 2 है संवर्धन, ऑप्शन संख्या 3 है त्वरण या गतिवर्धन, और ऑप्शन संख्या 4 है आपकी विसर्जन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, यानी कि त्वरण या गति वर्धन। आगे बढ़ा रहे हैं तो गति में उनकी वर्धन यानी कि वृद्धि कर रहे हैं। तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। यकीन मानिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस धीरे धीरे से आपको हार नहीं माननी है, लगातार डेली के डेली प्रैक्टिस सेशन जरूर सॉल्व करना है। अगला है शिक्षक को जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, ऑप्शन संख्या 1 है पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, ऑप्शन संख्या 2 है विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, ऑप्शन संख्या 3 है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, ऑप्शन संख्या 4 है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप समावेशी कक्षा में हैं तो आप क्या क्या करेंगे। तो विकल्प संख्या आपकी 2 सही हो जाएगी, यानी कि 1, 2 और 3 सही है। पाठ्यचर्या अनुकूलन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। साथ ही साथ विविध दृष्टिकोण भी अपनाएंगे, और क्या करेंगे कि अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की भी जांच करेंगे, लेकिन विविधता को एक बाधा के रूप में कभी भी नहीं देखेंगे। क्योंकि NCF, साथ ही साथ आपका RTI 2009, इसके अंतर्गत भी बताया जाता है कि विविधता क्या है, एक हमारा सुगम है, साधन
करता है विविधता को कभी भी निगेटिव रूप में नहीं देखना है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 4, जिसमें कहा गया है कि शैशवावस्था में सामाजिककरण की एक्स संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिककरण की एक्स संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आपको बताना है कि शैशवावस्था में सामाजिककरण की कौन सी जो एजेंसी है या संस्थाएं हैं महत्वपूर्ण होंगी और बाल्यावस्था में कौन सी होंगी। तो ऑप्शन इस प्रकार है, 1 है तृतीयक और माध्यमिक, 2 है प्राथमिक और माध्यमिक, 3 है माध्यमिक और प्राथमिक, 4 है माध्यमिक और तृतीयक। तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे की जो प्राथमिक पाठशाला होती है वह क्या होती है, माँ होती है और परिवार होता है। तो यहाँ पर जो शैशवावस्था में सामाजिकरण होगा वह उसकी प्राथमिक अवस्था होगी। प्राथमिक विकल्प आपको 4 में नहीं मिल रहा है, 3 में नहीं मिल रहा है, पहले में नहीं मिल रहा है, तो आपका विकल्प संख्या कौन सी सही हो जाएगी? विकल्प संख्या 2 आपकी निश्चित रूप से सही हो जाएगी कि शैशवावस्था में सामाजिककरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में हमें माध्यमिक संस्थाओं की भी ज़रूरत होती है और ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने लेव वाइगोस्की से रिलेटेड। तो चलिए फटाफट से आपको आंसर करना होगा। प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार विकल्प संख्या 1 सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऑप्शन संख्या 2 है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। 3 है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। 4 है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा लेव वाइगोस्की के अनुसार, तो लेव वाइगोस्की के अनुसार विकल्प संख्या 4 सही हो जाएगी कि जो भाषा का विकास है वह संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। यानी कि पहले क्या आएगी, भाषा आएगी, उसके बाद क्या आएंगे, विचार आएंगे। और वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, पियाजे की, तो वह कहते हैं कि पहले क्या आएगा, विचार आएगा, उसके बाद भाषा आएगी। तो ये इन दोनों के बीच में एक मतभेद के रूप में भी देखा जाता है। अगर हम पियाजे की बात करें, क्योंकि यहाँ पे आपसे लेव वाइगोस्की के बारे में पूछा गया है, हो सकता है अगला क्वेश्चन आपसे या अगले सेट में आपको देखने को मिल जाए कि पियाजे ने भाषा के बारे में क्या कहा है। तो याद रखेंगे कि पियाजे ने विचार को वरीयता देने के चक्कर में क्या किया है कि भाषा को बहुत ही कम आंका है। यह एक इनकी आलोचना के अंतर्गत भी देखा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 6 लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। इसको मैं अगर सीधी सी भाषा में कहूँ तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाली अवस्था, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की वाली अवस्था, यानी कि समाज के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या में विकल्प 1 है कि उत्तर संक्रियात्मक स्तर, 2 है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, 3 है पारंपरिक स्तर और 4 है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो हम सभी जानते हैं कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसकी अवहेलना किसने की है, तो कैरोलिन गेल्किन के द्वारा इनकी अवहेलना की गई है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लड़कों पर ये क्या किया है, अपना प्रयोग किया है, जबकि लड़कियों के विचार किसी भी चीज़ के लिए अभिन्न हो सकते हैं। तो ये इनकी आलोचना भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा विकल्प संख्या 3। विकल्प संख्या 3 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि पारंपरिक स्तर। बात करते हैं किस अवस्था की, तो पूर्व पारंपरिक अवस्था में क्या होता है कि बच्चा अपनी मनमर्जी करता है, वह सिर्फ दंड या आज्ञा पालन की स्थिति भी कह सकते हैं, डांटने पर मारने पर ही अपनी चीज़ों को शेयर करता है, वरना नहीं। जबकि पारंपरिक स्तर में वह किस सोच पर आ जाता है कि मुझे यदि अपने अंकल जी के सामने, आंटी जी के सामने, अपने बड़ों के सामने अच्छा बनना है, दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करना है, तो मुझे वो चीज़ करनी चाहिए जो वो पसंद करते हैं। यहाँ पर वो अपनी चीज़ों को थोड़ा सा पीछे करके लोगों के अनुसार व्यवहार करने लगता है। वहीं हम बात करते हैं अगर उत्तर पारंपरिक अवस्था की, तो वहाँ पर बच्चा क्या करता है, सही गलत में डिफरेंस करने के बाद उसी चीज़ को करता है जो चीज़ सही होती है। साथ ही साथ वह ना तो समाज की परवाह करता है, ना ही वह किसी के लिए अच्छा बनने का प्रयास करता है। वह डिसीजन लेता है संवैधानिक तत्वों के आधार पर, मूल तत्वों के आधार पर, कानून के आधार पर। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया भी किसे कहा जाएगा, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है कि अब आपके सामने कुछ कथन और निष्कर्ष के रूप में प्रश्न आया हुआ है, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है आपके सामने, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिकतर जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत, जैसे शिक्षक हो गए या साथी हो गए, उनके साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक है, समर्थन और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है।
इसका कारण दिया गया है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का प्रमुख घटक है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो अभिकथन था, कारण था, अब आपको विकल्प में उत्तर चुनना है। विकल्प संख्या 1 है ए और आर दोनों गलत हैं, 2 है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो अभिकथन है वह भी बिल्कुल ठीक दिया गया है और उसका कारण भी ठीक दिया गया है कि जब हम अपने साथियों से, जानकारों से, शिक्षकों से बात करते हैं तो हमारे विकास में, कौशल में वृद्धि होती है, मार्गदर्शन होता है और यह विकास का एक प्रमुख घटक भी है। तो इसका कारण और कथन दोनों ही ठीक हो जाएंगे। विकल्प संख्या 2 आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अधिगम के आंकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। अधिगम का आंकलन हम किस लिए करते हैं, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है। विकल्प 1 है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। मैंने कई बार कहा है कि किसी भी बच्चे को अलग नहीं करना है, लेबलिंग नहीं करनी है, पट्टा नहीं लगाना है, नाम नहीं जोड़ना है। तो वर्गीकरण जैसा शब्द ही आपके लिए क्या होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। तो ग्रेड देना आपका हो जाएगा उसको अन्य शिक्षार्थियों से क्या करना, अलग करना। तो इसे लेकिन अभी गलत इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम अन्य विकल्पों को भी देख लेंगे। तो विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग करके अधिगम में सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से देखिए तुलना करना, फिर से क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यहाँ पे ग्रेड निगेटिव हो गया क्योंकि हम उनको वर्गीकरण कर देंगे ग्रेड के अकॉर्डिंग। ए फर्स्ट वाले यहाँ, ए प्लस वाले यहाँ, बी प्लस वाले वहाँ, इस तरीके से उनकी ग्रेडिंग भी नहीं करनी है। तो ऑप्शन संख्या 3 ही आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी कि अधिगम का आंकलन सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो कमियां हैं उसको जाना जा सके और क्या उसमें सुधार हो सकते हैं उसे अपनाया जा सके। अगला प्रश्न है आपके सामने किस आयु में किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं, यानी कि शब्दों के द्वारा जो खेल होते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपका लॉजिकल क्वेश्चन भी है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, किसी भी प्रकार का अपना पेडागोजी वाला दिमाग नहीं, बल्कि आपने जो चीज़ें याद कर रखी होंगी वही आपके काम आएंगी। तो चुटकुले, शब्दों, पहेलियों से खेलना बच्चे किस उम्र में पसंद करते हैं। विकल्प संख्या 1 है 12 वर्ष में, 2 है 1 वर्ष में, 3 है 3 वर्ष में और 4 है 7 वर्ष में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा और यहाँ पर आपकी चली जाएगी कौन सी अवस्था। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्याजे के अनुसार चली जाएगी और जिसमें आ जाएगा 7 वर्ष आपका राइट आंसर। तो इसीलिए कहती हूँ कि प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही गहराई से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर एक भी शब्द फालतू में नहीं बोला जा रहा है। प्रत्येक शब्द का आपके जो सिलेबस है, आपका जो प्रश्न है, उससे ज़रूर कुछ ना कुछ गहरा संबंध है और वो आपको कहाँ काम आएगा ये आप क्वेश्चंस में देखते जाइए। तो 7 वर्ष में क्या होगा, वह चुटकुले, पहेलियाँ, कहानियाँ, इन सब में क्या करेगा, इंटरेस्ट लेने लगेगा, शामिल हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने अपने CDP के सेकंड लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि किस किस अवस्था के क्या क्या गुण होते हैं। तो अगर आपने उनको देखा है तो आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10। कैरल गैल्गिन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। देखिए प्रश्न आ गया वही जो अभी हमने डिस्कस किया था। विकल्प संख्या 1 है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से आलोचना की है, नंबर 2 है नारीवादी दृष्टिकोण से आलोचना की है, नंबर 3 है अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर आलोचना की है, नंबर 4 है केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए आलोचना की है। तो मैंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया था कि कैरोल गैल्गिन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास की आलोचना की है और आलोचना करते हुए उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो इन्होंने प्रयोग किया है वह लड़कों पर किया है और किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए लड़के और लड़कियों के विचार में भावात्मक रूप से बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नारीवादी दृष्टिकोण से इनकी आलोचना की है। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 11 और इसमें कहा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से X है। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी कौन सी हो जाएगी, 2 से 4 वर्ष की। क्या क्या गुण होते हैं फटाफट से रिकॉल कीजिए। जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, ये है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें कौन सा कारण आ जाएगा जो इस तरह के आपको लक्षण देखने को मिले जिसमें वह अन्य पहलुओं की क्या करेगा, उपेक्षा करेगा, एक पर ही केंद्रीकरण करेगा। तो ये कौन सा शब्द आप इसके लिए यूज करेंगे। विकल्प 1 है कारण परिणाम का विश्लेषण, यानी कि कार्य कारण संबंध भी समझ रहा है। 2 है केंद्रीयन,
3 है विकेंद्रियन, 4 है पारगमन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 2 यानी कि केंद्रीयन। केंद्रीयन यानी कि केंद्रीकरण। और केंद्रीकरण में क्या होता है कि बच्चा सिर्फ किसी स्थिति के एक पहलू पर ही ध्यान केंद्रित कर पाता है, अन्य पहलुओं का वह क्या कर देता है, उपेक्षा कर देता है या उन्हें समझने में वह उतना ज़्यादा सक्षम नहीं होता है। तो इसके लिए आप एक विकल्प या कह सकते हैं एक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मैंने एक कप लिया है और मैं उसकी बात करूँ तो वह सिर्फ कप की लंबाई पर ही अपना ध्यान दे रहा है। मैंने क्या किया, एक लंबी ग्लास में बच्चे को दूध दे दिया, वहीं एक क्या किया, बहुत सी चौड़ी सी गिलास में, बहुत ही ज़्यादा चौड़ी गिलास में जो कि आकार में छोटी है और उसमें दूध दे दिया। तो वह ज़्यादा के चक्कर में क्या करेगा, लंबी वाली गिलास को चुनेगा क्योंकि वह किसी एक पक्ष पर ही ध्यान दे पा रहा है। तो आई होप आप इस उदाहरण को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और इससे जो भी क्वेश्चन आगे कभी बनेगा तो आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। तो ये केंद्रीकरण के बारे में कौन बताता है, जीन पियाजे बताते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 12, जिसमें कहा गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि एक्स और सोच एक्स है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि एक्स और सोच एक्स है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न रहने वाला है। चलिए विकल्प इसमें देखते हैं कौन सा ठीक होगा। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि है वह धीमी, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर और तार्किक है। विकल्प संख्या 2 है स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है और धीमी तार्किक है। विकल्प संख्या 3 है स्थिर है, तार्किक है, धीमी आत्मकेंद्रित है। विकल्प संख्या 4 है धीमी, तार्किक, स्थिर और आत्मकेंद्रित है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर आपका विकल्प ठीक होगा, विकल्प संख्या 2। 1 सेकेंड, हाँ, विकल्प संख्या 2। और इसमें आप भरेंगे और भर करके देखेंगे तो इसमें आ जाएगा राइट आंसर क्या, कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि है वह स्थिर है और सोच कुछ हद तक है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि, जबकि मध्य कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच कैसी है, तार्किक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तार्किक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 13, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। स्थूल का मतलब है बड़े काम को करना, सूक्ष्म का मतलब है छोटे काम, छोटी छोटी इंद्रियों को शामिल करना। तो अंतर समझ लीजिए। तो स्थूल गतिक कौशल कौन सा है, क्या बुनाई है, तैरना है। 3 नंबर है एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना है। नंबर 4 है एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्थूल गतिक कौशल की, वह हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 2, क्योंकि इसमें हम अपने हाथ, पैर और संपूर्ण शरीर का प्रयोग करेंगे, जिसमें हमारी क्या होंगी, बड़ी बड़ी इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां भी शामिल होंगी। वही बुनाई में हम किसका प्रयोग करेंगे, सिर्फ उंगलियों का करेंगे। कागज़ पर वृत्त बनाना भी एक बहुत ही महीन काम है, जिसमें भी हम उंगलियों का, छोटी ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करेंगे। तो बाकी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे, विकल्प संख्या 2 ही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या है आपकी 14, और जिसमें कहा गया है भौतिक वृद्धि और विकास के एक्स और वाई सिद्धांतों का पालन करते हैं, यानी कि भौतिक वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत का पालन करते हैं। विकल्प है एकीकरण, सरल से जटिल, विभेदीकरण, जटिल से सरल। या 2 है शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। 3 है समीपस्थ, अवरोही, शीर्षगामी, आंतरिक से बाहरी। 4 है विभेदीकरण, सरल से जटिल, एकीकरण, जटिल से सरल की ओर। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा कि जो भौतिक वृद्धि है और विकास है, तो भौतिक वृद्धि का मतलब है हमारे शरीर में वृद्धि होना, तो ये किस प्रकार हो रही है और विकास किस प्रकार हो रहा है, इसमें सिद्धांत कौन से पालन किए जा रहे हैं, इसमें आपका सही हो जाएगा विकल्प संख्या 2, यानी कि अवरोही, शीर्षगामी, अवरोही और समीपस्थ, यानी कि आंतरिक से बाहरी की ओर। हमारा क्या होता है, विकास कैसे होता है, तो सबसे पहले हमारे हाथ की हथेलियाँ, उंगलियाँ काम करना प्रारंभ करती हैं, धीरे धीरे हमारी कलाई भी काम करना प्रारंभ करती है। कलाई के साथ साथ हम कुछ वजन को पहले दोनों हाथों से उठाते हैं, फिर हम उसको एक हाथ से और धीरे धीरे एक उंगली से भी उठाने लगते हैं, और फिर हाथ के साथ हमारे कंधे, कंधे के साथ भुजाएं, और ये सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। तो विकास कैसे होता है, यानी कि आंतरिक से बाहरी जो है उनके विकास का क्रम रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास एक्स प्रकार की बुद्धि है और मूर्तिकार पास वाई प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो सबसे पहले तो हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने कुल 10 प्रकार की बुद्धि बताई है, और जिसमें इन्होंने कहा है कि क्या कहा है, विकल्प आपको देखने हैं कि जो आपका दर्शन शास्त्री है उसके पास भाषिक होगी और मूर्तिकार के पास अंतर्वैयक्तिक,
या दर्शन शास्त्री के पास दिक् स्थान और मूर्तिकार के पास अंतः व्यक्ति, दर्शन शास्त्री के पास अंतः व्यक्ति और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान। 4 नंबर है अंतर्वैयक्तिक और भाषिक। तो देखिए जो दर्शन शास्त्री होते हैं वे कैसे होते हैं, तो दर्शन शास्त्री में आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अंतः व्यक्तिक, मतलब वे अपनी अंदर की सोच को, अपनी समझ को, दर्शन शास्त्री, दर्शन किसी चीज़ के बारे में लिखना इतना आसान नहीं है, वे दर्शन शास्त्री कैसे होंगे, अंतः व्यक्ति। और जो मूर्तिकार होंगे वो दिक् स्थान। दिक् स्थान क्यों? क्योंकि आपको अगर यदि एक मूर्ति बनानी है तो उसकी आँख कहाँ है, नाक कहाँ है, मुँह कहाँ है, इन चीज़ों का स्थान जो है वह पूरी तरीके से पता होना चाहिए, तभी एक अच्छे मूर्तिकार बन सकते हैं। तो मूर्ति बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, स्थान का, दिशाओं का बहुत ही अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है नाक की जगह मुंह लगा देंगे, मुंह की जगह कान लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है। यानी किसी भी चीज़ की उचित स्थिति का पता होना ही दिक् स्थान कहलाएगा। तो प्रश्न संख्या 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 3। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 नंबर, और जिसमें कहा गया है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। विकल्प 1 है बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर। नंबर 2 है सीखने में पुनर्वलन की भूमिका पर। नंबर 3 है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। नंबर 4 है एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो जो अनुभव पर आधारित अधिगम है वह किस चीज़ पर बल देता है। इस प्रकार से यदि आप उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे तो आपको आसानी से उत्तर मिल पाएगा और आपका विकल्प ठीक हो जाएगा। विकल्प संख्या 3, विकल्प संख्या 3 आपकी ठीक हो जाएगी, जिसमें कहा गया है कि आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है। यानी कि जब हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसकी आलोचना, यानी उसकी अच्छाइयाँ भी मिलती हैं, बुराइयाँ भी मिलती हैं, और हम दोनों पर अपना विचार बना सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 17। स्पीड में चलेंगे ताकि आपका बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना हो। तो बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। आपको बच्चों में समस्या समाधान का कौशल बढ़ाना है। क्या करेंगे आप? विकल्प संख्या 1 है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित, निगेटिव टैग वर्ड काट दीजिए, हतोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है। अगला है विकल्प संख्या 2 कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। 3 है उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। जब हम ही करा देंगे तो बच्चे क्या करेंगे। 4 है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो ये ही आपका क्या होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विकल्प संख्या 4 आपकी ठीक हो जाएगी। जबकि कठिन समस्याओं से जब वे बचते रहेंगे, हम कहेंगे कभी भी जीवन में कठिन समस्या आ जाए तो तुम क्या करना, उस स्थान को छोड़ करके निकल लेना, समस्याओं में पड़ना ही नहीं। तो यहाँ से बच्चा क्या करेगा, कभी भी जीवन में किसी समस्या को हल नहीं कर पाएगा। तो आपका 1, 2, 3 गलत हो जाएगा। विकल्प संख्या 4 सही होगी कि उसके बुद्धि का मंथन करने देंगे, उसे अनुमान लगाने देंगे, उसे अवसर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कारण कथन के रूप में। इत्मीनान से पढ़िएगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। यानी बिल्कुल ठीक कहा गया है। हमें कैसा वातावरण बनाना है, ऐसा बनाना है जिसमें बच्चे अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें और सभी बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकें। कारण क्या है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। तो अब आपको बताना है कि विकल्प 1 में कहा गया है ए आर दोनों गलत हैं, 2 में कहा गया है ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, 3 में कहा गया है ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और 4 में कहा गया है ए सही है परंतु आर गलत है। तो कथन, वो अभिकथन जो है आपका वो बिल्कुल ठीक कहा गया है। और यहाँ पर अगर हम विकल्प की बात करें तो विकल्प भी आपका 2 सही हो जाएगा। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, ज़रूरत होती है उसकी कमजोरी पे काम करने की, वह कहाँ पर कमज़ोर है। यदि उसकी कमजोरी को पूरा कर दिया जाए तो प्रत्येक बच्चा सीखने के लिए सक्षम होता है। तो आपका कारण और कथन दोनों ही ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो अधिगम के अंतर्गत हम किस प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन 1 है संगठन का, 2 है वर्गीकरण का, 3 है वैचारिकता का, 4 है गैर प्रासंगिककरण का। तो देखिए संगठन महत्वपूर्ण है, वर्गीकरण भी करना पड़ता है, जैसे चीज़ें हैं अलग अलग हैं तो उनको अलग अलग चीज़ों में कैटेगरीज करना, बांटना, ये भी करना पड़ता है। बच्चों के वर्गीकरण की बात नहीं हो रही है, इस चीज़ पे याद रखेंगे। वैचारिकता भी होती है लेकिन गैर प्रासंगिक चीज़ों का शामिल करना महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो विकल्प संख्या 4 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रश्न बताइए जिसमें बच्चे अपनी सोच पर विचार कर सकें।
नंबर 1 है वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध है, इस प्रकार का प्रश्न। नंबर 2 है क्रिया की परिभाषा। नंबर 3 है क्या आप क्रिया को वर्तमान काल में बदल सकते हैं। नंबर 4 है कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली, यानी कि जब आप शुरुआत में पढ़ रहे थे और जो अब आप पढ़ रहे हैं उससे लेकर के बीच के पूरे समय में आपको क्रिया के बारे में क्या क्या आपने सीखा, आपकी सोच में कैसे कैसे बदलाव आया। तो कौन सा ऐसा आपका उपयुक्त प्रश्न रहेगा जिससे बच्चे अपनी सोच पर विचार कर सकें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 4। देखिए संज्ञा और उसके बीच में अंतर और संबंध बताना है तो बच्चे यदि आपने लिखा रखा होगा तो भी आसानी से बता देंगे। परिभाषा उन्होंने रट रखी होगी। आप क्रिया को वर्तमान काल में बदल सकते हैं तो हाँ या नहीं में जवाब हो गया। लेकिन आपने शुरुआत से लेकर के और अभी वर्तमान तक क्या अपने अंदर अनुभव किया, क्या अंतर किया, क्या चीज़ें आपने कम और ज़्यादा सीखी, इस चीज़ के बारे में बच्चे अपनी ही सोच पर एक बार फिर से विचार करेंगे। तो विकल्प संख्या 4 आपका ठीक हो जाएगा। 21 क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। यानी विफलता के लिए यदि आप कहें कि ये असफलता है तो उसका आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण क्या होगा। नंबर 1 है मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। तो नंबर 2 है मैं परीक्षा फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ऐसा तो कोई कहता ही नहीं है, यकीन मानिए ऐसा कोई भी नहीं कहता कि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की और इसलिए मैं असफल हो गया। चाहे आप छोटे क्लास के बच्चों की बात कर लीजिए या इवन आप अपनी भी बात कर लीजिए, हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमारे प्रयासों में कमी रही है। नंबर 3 है शिक्षक में पक्षपाती होने के कारण मुझे अंक नहीं मिलते हैं। तो ये तो अगर बात की जाए तो 99% जब हम कॉलेजेस और इस प्रकार के बैचेज में होते हैं तो हमारे अंदर ये सोच होती है कि वो शिक्षक किसी और को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनके नंबर बढ़ा देते हैं, हमारे नंबर काट लेते हैं, इस तरीके की भी सोच होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। यानी कि दोस्त की गलती है, शिक्षक की गलती है, और किसकी गलती है, क्योंकि वो आंकने का उनका तरीका गलत था, कठिन था, लेकिन मेरी गलती नहीं है। तो इसमें आंतरिक रूप का आरोपण का उदाहरण कौन सा होगा। तो आंतरिक आरोपण का मतलब है कि स्वयं के लिए स्वयं की गलतियों का आरोपण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 2 मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ये आंतरिक है, जबकि ये सभी कैसे हैं, बाहरी कारण है। शिक्षक की गलती निकालना पक्षपाती होना, ग्रेड बताना पक्षपाती होना, और आपके साथ ही साथ दोस्त पर भी उंगली उठा देना कि अरे भाई मैं तो तुम्हारी वजह से फेल हो गया। तो ये सभी क्या है, बाहरी कारण है, जबकि मैंने पढ़ाई नहीं की है आंतरिक कारण है। अगला है अभिकथन। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बहुत कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया और लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण क्या है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। यानी कि वे जैसा भी अपने आसपास देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। इस कारण ही वह ये जो है गुड़िया और कार से खेलना प्रारंभ करते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है। ए आर दोनों सही है। नंबर 2 है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नंबर 3 है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 4 है ए सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पर विकल्प संख्या आपका 2 सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपका लेव वाइगोस्की से आ गया है, सामाजिकरण से आ गया है। और प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार यक्ष बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि लेव वाइगोस्की दिख जाए तो सामाजिक पर टिक कर देना, लेकिन उसके आगे भी पढ़ लेना भाई। सामाजिक अलगाव की बात की है, ना कि सामाजिक सहयोग की बात की है, तो इनको टिक करके नहीं आना है। ये आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि मानकीकृत एक निश्चितता है जो कि बच्चे के लिए ठीक नहीं है, उसे किसी चीज़ में बांधना नहीं है। अलगाव हो जाएगा तो बच्चा सीखेगा ही किस तरीके से। मूर्त पुरस्कार दे देकर हम कब तक उसको सिखाते रहेंगे। तो सहकर्मी सहयोग क्या होगा, ऑप्शन संख्या 2 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेव वाइगोस्की से पूछा गया है कि इनके सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक यानी कि इनर स्पीच नंबर 1 बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। नंबर 2 संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। नंबर 3 है विकासात्मक देरी का संकेत है, यानी कि विकास देरी से हो रहा है इसलिए वह स्वयं से बात कर रहे हैं। नंबर 4 है बच्चों को
अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो संप्रेषण का और दोस्तों के साथ काल्पनिक, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। अपरिपक्व बिल्कुल नहीं है बच्चे, विकास में देरी भी नहीं है, बल्कि ये क्या है, वह अपने कार्य को करने के लिए निर्देश दे रहे हैं, साथ ही साथ वह अपनी सोच को नियंत्रित कर रहे हैं। तो ये आपकी प्राइवेट स्पीच और क्या कही जाएगी, आंतरिक वाक कही जाएगी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि वह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। ऑप्शन संख्या 1 है परगमनात्मक तर्क, नंबर 2 है जीववाद चिंतन, नंबर 3 है केंद्रीय, नंबर 4 है परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। केंद्रीय के बारे में भी हमने चर्चा की थी, बताया था जब किसी संपूर्ण चीज को छोड़ करके उसके किसी एक भाग पर पर्टिकुलर अपने ध्यान का केंद्रण करना ही केंद्रीकरण कहलाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीववाद। ऐसी चीज़ों में वे क्या करते हैं कि सभी चीज़ों को जीवित समझ लेते हैं, जैसे मेरा हाथी जीवित है, चल करके जाएगा और तुम्हें कुचल देगा। तो इस प्रकार के भाव बच्चे के अंतर्गत आते रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 26, और जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म वाले जो बच्चे होंगे उनकी विशेषता क्या है। विकल्प 1 है कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता होती है। नंबर 2 है उन्नत सामाजिक भावात्मक पारस्परिकता होती है। नंबर 3 है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार होता है। नंबर 4 है संवाद कौशल का उच्च स्तर होता है। तो ऑटिज्म है तो संवाद कौशल का उच्च स्तर हो ही नहीं सकता है। ये बहिर्मुखी बच्चों में देखने को मिलता है कि वह संवाद अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका ठीक होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, यानी किसी चीज़ को एक बार बोल दिया लेकिन फिर भी उसे अपने डर के कारण स्वालीनता के कारण फिर से बोलना कि कहीं मैंने पहली बार गलत तो नहीं बोल दिया। तो इस प्रकार का अंदर से जो भय होता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ये क्या होगा, विकल्प संख्या 3 ही आपकी ठीक हो जाएगी। उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, तो देखिए जब वह अंतर्मुखी है तो सामाजिक उनकी पारस्परिकता इतनी अच्छी नहीं होगी और तथ्यों को अलग और कल्पना को अलग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसीलिए वह क्या करेंगे, हमेशा अपनी चीज़ों को दोहराते रहेंगे। तो विकल्प 3 आपका ठीक होगा। प्रश्न संख्या 27 आपका कारण कथन से रिलेटेड है। कहा गया है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण क्या है, क्यों कराना चाहिए? कारण है जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आपको बताना है विकल्प ए आर दोनों गलत हैं, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है परंतु आर गलत है। तो राइट हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 2, यानी कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, और जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। हम अधिगम या सीखना क्यों कर रहे हैं, इसका पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए। नंबर 1 है तथ्यों को रटना, तो रटना शब्द ही आपका गलत है। नंबर 2 है यंत्रवत याद रखना, पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना, तो याद करना रटना एक ही बात है, ये भी गलत हो जाएगा। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा समालोचनात्मक चिंतन का विकास। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है लेकिन एक सकारात्मक भाव से, वो गला काट प्रतियोगिता नहीं करनी है कि मैं तो अच्छे नंबर ला के रहूँगा, भले ही इसको जो है पेपर देने के टाइम धक्का दे दूँ और ये गिर जाए, अपना पेपर ना लिख पाए, इसके चोट लग जाए, इस प्रकार के भाव से इतनी बुरी तरीके से, गंदे तरीके से हमें प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, किसी से भी नफरत नहीं करनी है, बल्कि सकारात्मक भाव से हमारे बीच में प्रतियोगिता होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा बिल्कुल भी नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहा गया है सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं बच्चे यदि कोई अवधारणा कैसी हो। विकल्प 1 है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, 3 है जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, 4 है तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो देखिए तर्क पहले आएगा और अनुभव बाद में आएगा, ये चीज़ तो गलत है। हम पहले अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं और अपने अनुभव के आधार पर ही हम तर्क द्वारा उसको सिद्ध करते हैं या पूछने का प्रयास करते हैं। जब चीज़ पहले ही जटिल हो जाएगी तो हम उसको सीखने का प्रयास ही क्यों करेंगे। तो पहले चीज़ सरल होगी, उसके बाद जटिल होगी, तो हम उसे सीखने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर पाएंगे। अमूर्त चीज़, बच्चा छोटा है, वह अमूर्त चीज़ों को नहीं जानता, तो पहले उसे मूर्त दिखाएंगे, उसके बाद अमूर्त दिखाएंगे। पहले हम उसे क्या दिखाएंगे, एक पेड़ दिखाएंगे, उसमें फल दिखाएंगे, पौधे दिखाएंगे
और जो फूल हैं वो दिखाएंगे, उसके बाद उसको अमूर्त चीज़ ऑक्सीजन के बारे में समझाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प संख्या फर्स्ट आपकी ठीक होगी, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती हुई जो अवधारणा है यह बच्चे को प्रभावशाली ढंग से सिखाने में कारगर होगी। और आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है वह विकल्प संख्या वो प्रश्न संख्या 30, जिसमें कहा गया विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता। विकल्प 1 है विविधता को महत्व देना चाहिए और मानव विविधता को प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। नंबर 2 है विविधता की उपेक्षा करनी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 3 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान नहीं रखना चाहिए। नंबर 4 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधा और अवरोध के रूप में देखना चाहिए। तो देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधा के रूप में नहीं देखेंगे। ध्यान क्यों नहीं देंगे? हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ हम किसी चीज़ की क्या करेंगे? उपेक्षा की जानी चाहिए विविधता की, तो बिल्कुल नहीं। विविधता को तो एक सकारात्मक पहलू के रूप में देखना चाहिए और इसको क्या करना चाहिए? अपने अनुसार इसका प्रयोग करना चाहिए, इसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो विकल्प संख्या 1 सही हो जाएगा कि विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। जैसे एक बच्चा पंजाबी भाषा बोलता है तो एक बच्चा आपका कैसी बोलता है? हिंदी भाषा बोलता है। एक बच्चा आपका अंग्रेजी भाषा बोलता है तो वो क्या कहेगा? आप अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे से हिंदी बोलने वाले बच्चे, पंजाबी बोलने वाले बच्चे के उन शब्दों का आपस में इंटरेक्शन करवाएंगे ताकि वह किसी भाषा के शब्द को पंजाबी में भी सीख जाए, हिंदी में भी सीख जाए और इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश वाला हिंदी और पंजाबी भी सीख जाएगा, पंजाबी वाला हिंदी और इंग्लिश भी सीख जाएगा। तो ये क्या होगा? विविधता में एकता के साथ साथ हम एक ही साथ कई चीज़ों को सीख पाएंगे। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपके 30 में से क्वेश्चन कितने राइट हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेशन कैसा लग रहा है और आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बस चैनल से फटाफट से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके यहाँ पर 100+ क्वेश्चन की गारंटी ली जाती है, लेकिन आपको बशर्ते मन से PYQ को सॉल्व करना होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। और अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं? फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।